हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 0 to 1 का चैप्टर 6 जिसका नाम है आप एक लॉटरी का टिकट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यवसाय में सबसे विवादास्पद प्रश्न यही किया जाता है कि सफलता भाग्य से मिलती है अथवा कौशल से। सफल लोग क्या कहते हैं? सफल लोगों के बारे में लिखने वाले सफल लेखक मैल्कम ग्लेडवेल ने आउटलेयर्स में कहा है, सफलता सौभाग्यशाली अंतरालों और अनियंत्रित लाभों का पेचवर्क है। वॉरेन बफेट स्वयं को लकी स्पर्म क्लब का सदस्य कहते हैं और ओवरियन लॉटरी का विजेता मानते हैं। जेफ बेजोस अमेज़न की सफलता का श्रेय नक्षत्रों के अद्भुत संयोग को देते हुए मजाक करते हैं कि यह आधा भाग्य, आधा सटीक समय और शेष उनकी समझदारी थी। बिल गेट्स तो यहाँ तक दावा करते हैं कि वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने कुछ निश्चित कौशलों के साथ जन्म लिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में संभव हैं। संभवतः ये लोग युक्तिपूर्वक विनम्र हो, फिर भी सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप की सोच हमारी उस प्रवृत्ति पर सवाल उठाती है जिसमें हम सफलता का संयोग की उपज मानते हैं। सैकड़ों लोगों ने असंख्य $multi-million कारोबार चालू किए हैं। स्टीव जॉब्स, जैक डॉर्सी और एलन मस्क जैसे लोगों ने अनेक $multi-billion कंपनियां खड़ी की हैं। अगर सफलता केवल भाग्य पर टिकी होती तो इस तरह के सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप संभवतः नहीं होती। जनवरी 2013 ट्विटर और स्क्वायर के संस्थापक जैक डॉर्सी ने अपने उसे मिलियन फॉलोअर्स को ट्वीट किया, सफलता कभी संयोगिक नहीं होती। उनमें से अधिकतर उत्तर साफ ढंग से नकारात्मक थे। द एटलांटिक में ट्वीट का संदर्भ देते हुए रिपोर्टर्स एल्की क्यूस मैड्रिगल ने लिखा कि वे उत्तर देना चाहते हैं, सफलता कभी संयोगिक नहीं होती। ऐसा सभी मल्टीमिलियनियर गौरव कहते हैं। यह सच है कि पहले से सफल लोगों के लिए नए काम करना आसान होता है, चाहे वह उनके नेटवर्क के कारण हो, संपदा के कारण या फिर अनुभव के कारण। परंतु शायद हम बहुत जल्दी ऐसे लोगों को नकार देते हैं जो योजना के अनुसार सफल होना चाहते हैं। क्या इस बहस का अंत सही तरह से करने का कोई उपाय है? बदकिस्मती से नहीं, क्योंकि कंपनियां प्रयोग नहीं होती। मिसाल के तौर पर फेसबुक के बारे में वैज्ञानिक उत्तर पाने के लिए हमें 2004 में वापस जाते हुए दुनिया की 1000 प्रतियां तैयार करनी होगी और हर कॉपी में फेसबुक को चालू करते हुए देखना होगा कि यह कितनी बार सफल होगा। परंतु ऐसा प्रयोग करना असंभव होगा। हर कंपनी अपने अनूठे हालात में चालू होती है और हर कंपनी केवल एक बार चालू होती है। जब नमूने का आकार एक हो तो आंकड़े काम नहीं करते। रेनेसा से लेकर 20वीं सदी के मध्य पूर्व तक भाग्य को साध कर वर्चस्व पाया जाता है और फिर उसे नियंत्रित करते हैं। हर किसी का यही मानना था कि आपको वही करना चाहिए जो आप कर सकते थे। आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी जो आप नहीं कर सकते थे। राल्फ वर्डो एमर्सन ने कुछ ऐसा ही लिखा, उथले लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं, हालात पर भरोसा करते हैं। मजबूत लोग कारण और प्रभाव पर यकीन रखते हैं। 1912 में जब रोल्ड एंडरसन दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले पहले खोजी बने तो उन्होंने लिखा, किसी ने भी दिखाया नहीं किया कि दुर्भाग्य का अस्तित्व नहीं था, परंतु पिछली पीढ़ियों का मानना था कि वे कड़ी मेहनत करके अपना भाग्य बना सकते थे। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन केवल संयोग के कारण है तो इस पुस्तक को क्यों पढ़ें? यदि आप केवल ऐसे लोगों के किस्से पढ़ रहे हैं जिन्होंने लॉटरी जीती तो स्टार्टअप के बारे में सीखना बेकार होगा। स्लॉट मशीन्स फॉर डमीज आपको बता सकती हैं कि किसी मशीन के बारे में कैसे जाना जा सकता है, परंतु ये आपको नहीं बताती कि आपको जीतना कैसे है। क्या बिल गेट्स ने केवल इंटेलिजेंस लॉटरी जीती? क्या सोरेल सैडवर्क का जन्म संपन्न परिवार में हुआ था? जब हम इस तरह के ऐतिहासिक सवालों पर बहस करते हैं तो भाग्य भूतकाल में होता है। भविष्य से जुड़े प्रश्न कहीं अधिक अहमियत रखते हैं। यह संयोग का मामला है या योजना का? क्या आप भविष्य को बस में कर सकते हैं? आप अपेक्षा रख सकते हैं कि भविष्य एक निश्चित आकार लेगा या फिर आप इसे एक धुंधली अनिश्चितता भी मान सकते हैं। यदि आप भविष्य को निश्चित रूप में लेना चाहें तो यह समझा जा सकता है कि आप पहले से इसके लिए काम करते हुए आकार देना चाहेंगे। परंतु यदि आप मानते हैं कि भविष्य अनिश्चित है और आपके बस में नहीं, तो आप किसी भी तरह से इसे अपने बस में करने की उम्मीद भी नहीं रखेंगे। भविष्य के लिए अनिश्चित रवैये से पता चलता है कि हमारी आज की दुनिया में ऐसा क्या है जो कारगर नहीं है।
जब लोगों के पास काम करने के लिए ठोस योजना नहीं होती तो विविध विकल्पों के पोर्टफोलियो जमा करने के लिए औपचारिक नियमों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आज के अमेरिका का वर्णन हो सकता है। मिडिल स्कूल में हमें पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हाई स्कूल में महत्वाकांक्षी और अधिक कड़ी प्रतियोगिता करते थे ताकि हर जगह अपनी उपस्थिति दिखा सकें। जब तक कोई छात्र कॉलेज जाता है वह पूरी तरह से अज्ञात भविष्य की ओर के लिए आश्चर्यजनक रेज्यूमे तैयार करने में 1 दशक का समय दे चुका होता है। चाहे जो भी हो, वह हर तरह से उसका सामना करने को तैयार है। इसके विपरीत एक निश्चित नजरिया दृढ़ संकल्प के पक्ष में होता है। कई प्रकार के औसत काम करने और हरन मौला बनने के बजाय एक निश्चित सोच वाला व्यक्ति एक बेहतर चीज का चुनाव करता है और फिर उसे करता है। स्वयं को सबसे अलग बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय वह किसी खास चीज में सबसे अधिक परिश्रम करता है ताकि किसी चीज पर एकाधिकार पा सके। वर्तमान में युवा पीढ़ी ऐसा नहीं करती क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग एक सुनिश्चित संसार में अपना भरोसा खो चुके हैं। कोई भी केवल एक चीज में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए स्टैनफोर्ड में दाखिला नहीं लेता जब तक केवल गेंद को पकड़ने या फेंकने जैसी बातें शामिल ना हो। आप यह अपेक्षा भी कर सकते हैं कि भविष्य वर्तमान की तुलना में बेहतर या फिर बदतर होगा। आशावादी भविष्य का स्वागत करते हैं, निराशावादी इससे भयभीत होते हैं। इन संभावनाओं के मेल से हमारे सामने 4 नजरिए आते हैं: निश्चित, अनिश्चित, आशावादी, निराशावादी। अनिश्चित निराशावादी। हर सभ्यता में किसी सुनहरे युग से पतन का मिथक पाया जाता है और सारे इतिहासों के दौरान लगभग सभी लोग निराशावादी रहे हैं। यहाँ तक कि आज की दुनिया के कई हिस्सों में निराशावादी ने अपने जड़ें जमा रखी हैं। एक अनिश्चित निराशावादी को लगता है कि भविष्य अंधकार में है, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि उसके बारे में क्या करना है। इसे आप यूरोप के 70 के दशक के आरंभ से जोड़ सकते हैं, जब महाद्वीप अनिर्देशित नौकरशाही की जकड़ में था। आज सभी यूरोपियन निवासी धीमी गति से बढ़ने वाले संकट के बीच हैं और कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। यूरोपियन सेंट्रल बैंक तत्कालिक सुधार के उपाय के सिवा किसी चीज के हक में नहीं है। यूएस ट्रेजरी डॉलर पर प्रिंट करती है। इनगाफ ट्रस्ट ईसीबी यूरो पर या प्रिंट भी कर सकती है। किक द कैन डाउन द रोड। यूरोपियन घटनाओं के घटने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते और उम्मीद करते हैं कि हालात और बदतर ना हो। अनिश्चित निराशावादी नहीं जान सकता कि आने वाले पतन की गति धीमी होगी या तेज। वह किसी आपदा की तरह आएगा या बहुत धीरे धीरे। वह केवल उसके घटने की प्रतीक्षा कर सकता है ताकि वह उसके आने तक खा पी कर मौज कर सके। इस तरह आप यूरोप के मशहूर अवकाश मेनियों को समझ कर सकते हैं। निश्चित निराशावाद। एक निश्चित निराशावाद मानता है कि भविष्य को जाना जा सकता है, परंतु यह अंधकारमय होगा, इसलिए उसे उसके लिए तैयार करना चाहिए। शायद हैरतगंज बात यह है कि चीन आज की दुनिया में सबसे अधिक निराशावादी पहल रखता है, जबकि अमेरिका चीनी अर्थव्यवस्था को भयंकर रूप से बढ़ते हुए देखते हैं। तो हम कल्पना करते हैं कि आत्मविश्वास से भरपूर एक देश अपना भविष्य साध रहा है, परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका भी अब आशावादी है और हम चीन को भी उसी नजरिए से देखते हैं। चीनियों के नजरिए से आर्थिक वृद्धि बहुत तेजी से नहीं पाई जा सकती। हर दूसरे देश को भय है कि कहीं चीन पूरी दुनिया को अपने अधीन न कर ले। चीन ही एक मात्र ऐसा देश है जो डरता है कि वह ऐसा नहीं कर सकेगा। चीन इतनी तेजी से विकास कर पा रहा है, इसका कारण केवल यही है कि इसका आरंभिक आधार बहुत नीचा रहा है। चीन के लिए आसानी से विकास करने का उपाय यही था कि वह उन कामों का अनुकरण करे जो पश्चिम से पहले से हो चुके थे, और वह ठीक यही कर रहा है और अधिक परिश्रम करते हुए योजनाओं को कार्य रूप दे रहा है और अधिक कारखाने और गगनचुंबी भवन बनवा रहे हैं। परंतु विशाल जनसंख्या के कारण संसाधनों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चीन के रहन सहन के स्तर संपन्न देशों के स्तर तक आ जाए, और चीनवासी इस बात को जानते हैं। यही कारण है कि चीनी नेतृत्व उन सभी चीजों से आशंकित है जिनके कारण हालत बदतर हो सकते हैं। हर सीनियर चीनी नेता ने बचपन में अकाल का अनुभव पाया है, इसलिए जब पोर्ट ब्यूरो भविष्य की ओर देखता है तो आपदा कोई कल्पना मात्र नहीं है। चीनी जानती है कि बुरा वक्त आ रहा है। बाहरी लोग चीन के भीतर
बनने वाली संपदा को देखकर मुग्ध, परंतु वे उन संपन्न चीनियों को नहीं देखते जो अपने पैसे को देश के बाहर ले जाने की पूरी कोशिश में हैं। निर्धनतम चीनी सब कुछ बचत करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वह उनके लिए काफ़ी होगा। चीन में हर वर्ग के लोग भविष्य को वाकई पूरी गंभीरता से लेते हैं। निश्चित आशावाद। एक निश्चित आशावादी के लिए भविष्य तभी बेहतर होगा जब वह उसे बेहतर बनाने की योजना बनाकर उस पर काम करता है। 27वीं सदी में 50 और 60 के दशक तक निश्चित आशावादियों ने पश्चिमी जगत का नेतृत्व किया। वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और व्यवसायियों ने दुनिया को इतना धनी, सेहतमंद और लंबी आयु वाला बना दिया जितना पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसा कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने स्पष्टता देखा, 19वीं सदी के बिजनेस क्लास ने पिछली सारी पीढ़ियों की तुलना में मिलाकर कहीं अधिक विशाल और उत्पादक शक्तियों को रचा। मनुष्य के आगे प्राकृतिक शक्तियों की अधीनता, मशीनरी, उद्योग व कृषि में रसायन का प्रयोग, खेती के लिए जमीनें साफ करना, नदियों का नहरीकरण आदि, सारी जनता मंत्रमुग्ध रह गई। इससे पहले किस सदी ने सोचा होगा कि सामाजिक श्रम में ऐसे उत्पादक बल छिपे होंगे। हर सदी के अन्वेषक और दूरदर्शी अपनी पिछली पीढ़ियों से आगे निकलते आए हैं। 1843 में लंदन पब्लिक को बुलावा दिया गया कि एक नई खोदी गई सुरंग के माध्यम से थेम्स नदी के नीचे पहली क्रॉसिंग तैयार करें। 1869 में सुएज नहर के यूरोपियन शिपिंग ट्रैफिक को कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाने से बचा लिया। 1914 में पनामा नहर ने अंटार्कटिका से पैसिफिक तक के मार्ग को छोटा कर दिया, यहाँ तक कि ग्रेट डिप्रेशन में यूएस से अथाह प्रगति की राह में बाधा नहीं बन सकी, जो हमेशा से ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी निश्चित आशावादियों की भूमि रही है। एम्पायर स्टेट इमारत का निर्माण कार्य 1929 में आरंभ हुआ और 1931 में पूरा हुआ। गोल्डन गेट ब्रिज का निर्माण 1933 में आरंभ हुआ और इसे 1937 तक पूरा कर लिया गया। मैनहट्टन परियोजना 1941 में आरंभ हुई और 1945 तक दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम तैयार कर चुकी थी। अमेरिकी शांति काल में दुनिया का चेहरा बदलते रहे। स्टेट हाईवे सिस्टम का निर्माण 1956 में आरंभ हुआ और 1965 तक 20,000 मील सड़क मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया। निश्चित योजना इस ग्रह की सतह से भी परे चली गई। 1961 में नासा ने अपोलो प्रोग्राम आरंभ किया और 1972 में इसके पूरा होने से पहले वे 12 लोगों को चंद्रमा पर भेज चुके थे। निर्भीक योजनाओं को केवल राजनीति नेताओं या सरकारी वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रखा गया। 1940 के दशक के अंत में जॉन रेबर नामक कैलिफोर्निया वासियों, सारे सैन फ्रांसिस्को वे एरियो वे भौतिक भूगोल को नए सिरे से खोजने निकले। रेबर एक स्कूल टीचर, एक सक्रिय थिएटर निर्देशक और एक सब शिक्षित इंजीनियरिंग थे। उन्होंने निडर होकर सार्वजनिक रूप से खाड़ी पर 2 विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि पीने के पानी और सिंचाई के लिए ताजे पानी की झीलें तैयार होंगी और इसके साथ ही विकास के लिए 20,000 एकड़ जमीन को सुधारने का दावा किया। हालांकि उनके पास कोई निजी अधिकार नहीं था, परंतु लोगों ने उनके प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। इसे पूरे कैलिफोर्निया में समाचार पत्र संपादकीय बोर्डों ने अपना समर्थन दिया। यूएस कांग्रेस ने इसके होने की संभावना से जुड़े सुनवाई शस्त्र रखे। इंजीनियर्स के आर्मी कॉपर्स ने एक गुफा जैसे गोदाम में खाड़ी का 1.5 एकड़ स्केल मॉडल भी तैयार किया। इन परीक्षणों में तकनीकी कमियां दिखी तो इन पर कार्रवाई नहीं की गई। 1950 के दशक में अमेरिका ने सोचा कि भविष्य में बड़ी योजनाएं इतनी अहम थी कि उन्हें विशेषज्ञों के हाथों में छोड़ देना ठीक था, परंतु क्या कोई भी ऐसा विजन को इतनी गंभीरता से लेने वाला था? 1950 के दशक में लोगों ने बड़ी योजनाओं का स्वागत करते हुए पूछा कि क्या वे काम कर सकते हैं। आज किसी स्कूल टीचर की ओर से आने वाली किसी भी भव्य योजना को अजीब कहकर खारिज कर दिया जाएगा और अगर कोई पैसे वाला ताकतवर कोई योजना रखेगा तो उसे उसकी हेकड़ी समझकर अनदेखा किया जाएगा। आप जब भी उस गोदाम में रखे हुए मॉडल को देख सकते हैं, परंतु जब वह पर्यटक आकर्षण से अधिक नहीं है, भविष्य के लिए बड़ी योजना अप्रचलित कौतूहल बन गई हो। अनिश्चित आशावाद।
70 के दशक में एक संक्षिप्त निराशावादी दौर के बाद अनिश्चित आशावाद ने अमेरिका सोच को 1982 तक घेरे रखा, जब तक एक लंबा बुल मार्केट आरंभ हुआ और वित्त ने इंजीनियरिंग को पीछे छोड़ा और भविष्य में आगे जाने का माध्यम बना। एक अनिश्चित आशावादी के लिए भविष्य बेहतर होगा, परंतु वह यह नहीं जानता कि कितना बेहतर होगा, इसलिए वह उनके लिए कोई अनिश्चित योजना नहीं बनाता। वह भविष्य से लाभ पाने की अपेक्षा रखता है, परंतु उसे ठोस रूप से आकार देने की कोई वजह नहीं देखता। किसी नए उत्पाद पर वर्षों काम करने के बजाय अनिश्चित आशावादी पहले से तैयार उत्पादों को नए सिरे से व्यवस्थित करता है। बैंकर्स पहले से मौजूद कंपनी के पूंजी ढांचों को नए सिरे से व्यवस्थित करते हुए पैसा कमाते हैं। वकील पुरानी चीजों के विवाद निपटाते हुए दूसरे लोगों को उनके मामले तय करने में मदद करते हैं, और निजी अंशधारक, निवेशक और प्रबंधन सलाहकार नए काम आरंभ नहीं करते। वे प्रक्रिया संबंधी सुधारों के बल पर पुराने व्यवसाय की अतिरिक्त प्रभाव क्षमता को निचोड़ते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये सभी क्षेत्र इनके जैसी सोच रखने वालों को ही अपनी ओर खींचते हैं, और मुक्त विकल्पों वाले करियर को अपनाने के बजाय 2 दशकों के रिज्यूमे निर्माण को प्राथमिकता देने वाले के लिए इससे बेहतर पुरस्कार और भी क्या हो सकता है। हाल ही में ग्रेजुएट हुए बच्चे के अभिभावक उन्हें पहले से तयशुदा मार्ग पर चलने को कहते हैं। बेबी बूम के विचित्र इतिहास ने अनिश्चित आशावादियों की ऐसी पीढ़ी प्रस्तुत की है जो बिना प्रयास के मिलने वाली प्रगति के इतने आदी थे कि स्वयं को उसे पाने के अधिकारी मानने लगे थे। चाहे आपका जन्म 1945 का हो, 1950 का हो या फिर 1955 का, जीवन के पहले 18 वर्ष के दौरान आपके लिए सब कुछ बेहतर होता चला गया और इसका आपसे कोई संबंध नहीं था। तकनीकी प्रगति स्वचालित रूप से प्रगति पर थी, इसलिए बूमर्स नए अपेक्षाओं के साथ विकसित हुए, परंतु उनके पास उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक योजना नहीं थी। फिर जब 70 के दशक में तकनीकी प्रगति थमी तो तेजी से आने वाली आय असमानता से अधिकतर संवाद बूमर्स को बचाव किया। दौलतमंद और सफल लोगों के लिए अपने आप ही बेहतर से ही बेहतर होता चला गया। उनकी बाकी पीढ़ी पीछे छूट गई, परंतु सार्वजनिक मत को आकार देने वाले संपन्न बूमर्स अपने उस आशावाद पर किसी को सवाल नहीं उठने देते। पहले से तयशुदा कैरियर उनके काम आए, इसलिए वे ऐसी कोई वजह नहीं देखते या ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि वह सब उसके बच्चों के काम नहीं आएगा। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि आप बिल गेट्स के सौभाग्य के निजी संदर्भ को समझे बिना उनकी सफलता को नहीं समझ सकते। वे एक संपन्न परिवार में पढ़े लिखे, अच्छे निजी स्कूल में पढ़े जिसमें कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध थी। पॉल एलन उनके बचपन के दोस्त थे, परंतु शायद आप मैल्कम ग्लैडवेल को उनके बूमर जन्म 1963 के ऐतिहासिक संदर्भ को जाने बिना नहीं समझ सकते। जब बेबी बूमर्स विकसित हुए और यह बताने के लिए पुस्तकें लिखी कि एक या दूसरा व्यक्ति सफल क्यों होता है, तो उन्होंने किसी खास आदमी की शक्ति के प्रसंग में उसे संयोग द्वारा निश्चित बताया, परंतु अपने ही चुने गए स्पष्टीकरण के लिए सबसे बड़े सामाजिक संदर्भों से चूक गए। एक पूरी पीढ़ी ने बचपन से ही संयोग की शक्ति को अधिक मान देते थे, नियोजन की महत्व को कम आंका था। ग्लैडवेल पहल एक सेल्फ मेड व्यवसायी के मिथक थे, विपरीत कहते दिखते हैं, परंतु वास्तव में उनकी अपनी गिनती एक पीढ़ी के पारस्परिक नजरिए के आसपास ही है। हमारा अनिश्चित रूप से आशावादी संसार, अनिश्चित वित्त, जहां एक निश्चित आशावादी भविष्य के लिए इंजीनियर चाहिए होंगे ताकि वे पानी के नीचे बसने वाले और स्पेस में बसी आबादियों के नमूने तैयार कर सके। एक अनिश्चित आशावादी भविष्य और अधिक वकीलों और बैंकरों की मांग करता है। वित्त अनिश्चित सोच का प्रतीक है, क्योंकि जब आपको यह नहीं पता होता कि पैसा कैसे कमाना है या बनाना है, तो वही पैसा बनाने का इकलौता उपाय होता है। अगर वे लॉ स्कूल नहीं गए, होनहार कॉलेज ग्रेजुएट वाला स्ट्रीट नहीं गए, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास अपने कैरियर के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। और जब वे एक बार गोल्ड मेडल पहुंचे, उन्होंने पाया कि वित्त के भीतर भी सब कुछ अनिश्चित था, या अब भी आशावादी ही है। अगर आप हारने की अपेक्षा रखेंगे तो आप बाजारों में नहीं उतरेंगे, परंतु बुनियादी सूत्र यही है कि बाजार के लिए भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि कोई खास चीज या फिर विविधीकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। वित्त की अनिश्चितता विचित्र हो सकती है। जरा सोचें कि जब सफल उद्यमी अपनी कंपनी बेचते हैं तो क्या होता है, वे अपने पैसे का क्या करते हैं। इस वित्त में दुनिया में सब कुछ इस तरह प्रकट होता है।
संस्थापक नहीं जानते कि इसका क्या करना है, इसलिए वे उसे बड़े बैंकों को दे देते हैं। बैंकर्स नहीं जानते कि उसका क्या करना है, इसलिए वे उसे संस्थापक निवेशकों के पोर्टफोलियो में फैला देते हैं। संस्थापक निवेशक नहीं जानते कि उन्हें अपनी प्रबंधित पूंजी का क्या करना है, इसलिए वे अंशों के पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। कंपनियां फ्री कैश फ्लो के साथ अपने अंशों के दाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यदि वे ऐसा करती हैं तो वे लाभांश जारी करती हैं या अंशों को वापस खरीदती हैं, और यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। इस चेन में किसी भी मोड़ पर कोई नहीं जानता कि असली अर्थव्यवस्था में उस पैसे का क्या करना है, परंतु एक अनिश्चित दुनिया में लोग वास्तव में असीमित विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। धन की अहमियत कहीं अधिक है क्योंकि इसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। केवल एक निश्चित भविष्य में ही पैसा किसी परिणाम का साधन होता है, वह अपने आप में परिणाम नहीं है। अनिश्चित राजनीति। राजनेताओं को हमेशा चुनावों के समय औपचारिक रूप से जनता के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है, परंतु आज वे इन बातों से भी जुड़ाव रखते हैं कि जनता हर क्षण में क्या सोचती है। आधुनिक मतदान के माध्यम से राजनेता इतनी छवि इस तरह बनाते हैं कि वह सार्वजनिक मत के अनुसार दिखाई दे, और वे ऐसा करने में सफल भी होते हैं। नेट सिल्वर की चुनावी भविष्यवाणियां उल्लेखनीय रूप से सटीक रही, परंतु यह और भी उल्लेखनीय है कि वे हर 4 वर्ष में किस तरह एक बड़ी कहानी बना देते हैं। हम वर्तमान में सांख्यिकीय अनुमानों से अधिक आकर्षित होते हैं कि आने वाले कुछ सप्ताह के समय में देश क्या सोच रहा होगा। हमें उन दूरदर्शी भविष्यवाणियों में दिलचस्पी नहीं रही जो बताती है कि आज से 10 या 20 वर्ष बाद देश कैसा दिखेगा, और यह केवल चुनावी प्रक्रिया से नहीं जुड़ा। सरकार का अपना चरित्र भी अनिश्चित हो गया। सरकार परमाणु हथियार और चंद्र अन्वेषण जैसी समस्याओं के लिए जटिल हल देने के आदी हो गई, परंतु आज उस अनिश्चित भय के 40 वर्ष बाद सरकार केवल बीमा देती है। मेडिकेयर, सामाजिक सुरक्षा और अन्य हस्तांतरण भुगतान प्रोग्राम भी हमारी बड़ी समस्याओं के हल हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। 1975 से अधिकार व्यय में कमी आई है। हमें अपनी ठोस सुनिश्चित समस्याओं के लिए निश्चित योजनाएं चाहिए ताकि सोच समझकर अधिकार व्यय किया जा सके, परंतु इससे जुड़े अनिश्चित तर्क के कारण हम और अधिक चेक भेजकर ही चीजें को बेहतर बना सकते हैं। अनिश्चित दर्शन। आप किसी अनिश्चित रवैये को न केवल राजनीति में बल्कि राजनीति दार्शनिकों के बीच भी देख सकते हैं, जिनके विचार लेफ्ट और राइट दोनों को ही आधार देते हैं। प्राचीन संसार का दर्शन निराशावादी था। प्लेटो, अरिस्टो, एपिक्यूरस और लेक्योरेटस आदि ने मानवीय संभावनाओं पर कड़ी सीमाओं का स्वीकारा। प्रश्न केवल एक ही था कि हम अपने दुखमय भाग्य का सबसे बेहतर सामना कैसे कर सकते हैं। आधुनिक दार्शनिक भी अधिकतर आशावादी रहे। दक्षिण में हर्बर्ट स्पेंसर, मध्य में हेगल और वाम में मार्क्स। इन्होंने 19वीं सदी में प्रकृति में विश्वास को बांटना आरंभ किया। इन विचारकों के अपेक्षा की भौतिक प्रकृति बुनियादी रूप से मनुष्य के जीवन को बेहतरी के लिए बदल सकती थी। वे निश्चित आशावादी थे। 20वीं सदी के अंत में अनिश्चित दर्शन आगे आए। 2 प्रमुख राजनीतिक चिंतक जॉन रॉल्स और नेजिक दोनों ही विपरीत विचारधारा के साथ दिखाई देते हैं। समतावादी वाम के रूप में रॉल्स लिबर्टेरियन को न्याय और वितरण की चिंता थी, और लिबर्टेरियन दक्षिण पंथी नोजिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित रहे। उन दोनों का ही मानना था कि लोग एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते थे, इसलिए वे प्राचीन लोगों से कई अधिक आशावादी थे। परंतु स्पेंसर और मार्क्स से अलग रॉल्स और नोजिक अनिश्चित आशावादी थे। उनके पास भविष्य का कोई सुनिश्चित विजन नहीं था। उनकी अनिश्चितताओं ने विविध रूप लिए। रॉल्स ने प्रसिद्ध वेल्स ऑफ इग्नोरेंस के साथ ए थ्योरी ऑफ जस्टिस आरंभ की। किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए उचित राजनीतिक तर्क रखना असंभव है जो यह ज्ञान रखता हो कि संसार ठोस रूप से अस्तित्व रखता है। हमारे अनूठे लोगों और असली तकनीक के वास्तविक जगत को बदलने की कोशिश के बिना रॉल्स ने सहज भाव से स्थिर समाज की कल्पना की जिसमें हर चीज को अचित्र था, परंतु गतिशीलता थोड़ी कम थी। इसके विपरीत नोजिक ने न्याय की पैटर्न युक्त अवधारणा का गठन किया। नोजिक के लिए किसी भी ऐच्छिक लेन देन की अनुमति दी जानी चाहिए और कोई भी सामाजिक ढांचा इतना भला नहीं होगा जो नियंत्रण द्वारा किए गए रख रखाव को उचित ठहरा सके। उनके पास रॉल्स की तुलना में अच्छे समाज के लिए कोई और ठोस विचार नहीं थे। वे दोनों ही प्रक्रिया पर केंद्रित रहे। आज हम वाम समतावाद और दक्षिण के लिबर्टेरियन वैयक्तिकता के अंतर को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, क्योंकि लगभग प्रत्येक यही आम अनिश्चित रवैया रखता है।
दर्शन, राजनीति और व्यवसाय में भी बेहतर भविष्य के लिए ठोस योजनाओं को तैयार करना ही प्रक्रिया पर बहस करने के समान हो गया है। अनिश्चित जीवन। हमारे पूर्वजों ने समझने और मनुष्य के जीवन की अवधि को बढ़ाने की कोशिश की। 16वीं सदी में विजेताओं ने फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए फ्लोरिडा के जंगलों में खोज की। फ्रांसिस बेकन ने लिखा था कि जीवन को दीर्घायु करने की चिकित्सा को शाखा माना जाता है और यही सबसे उचित भी है। 1660 के दशक में रॉबर्ट बॉयल ने विज्ञान के भविष्य के लिए अपनी प्रसिद्ध इच्छा सूची में यूथ रिकवरी के साथ जीवन के विस्तार को भी शामिल किया, चाहे वह भौगोलिक अन्वेषण रहा हो या फिर प्रयोगशाला से जुड़े शोध। रेनेशा के सबसे बेहतरीन मस्तिष्कों ने यही सोचा कि मृत्यु को हराया जा सकता है। इस दौरान कुछ विरोधी मारे भी गए। बेकन को निमोनिया हुआ और 1626 में उनकी मौत हो गई। वे उस समय यह प्रयोग करके देख रहे थे कि क्या वे एक चिकन को बर्फ में जमा कर उसकी आयु बढ़ा सकते हैं। हम अभी तक जीवन के रास्ते से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा सकते, परंतु 19वीं सदी के बीमाकर्ताओं और सांख्यविदों ने सफलतापूर्वक मौत के बारे में जो रहस्य खोला वह आज भी हमारी सोच को प्रभावित करता है। उन्होंने पता लगाया कि इसे कैसे गणितीय संभावना तक घटा सकते हैं। लाइफ टेबल्स किसी भी दिए गए वर्ष में हमारे मरने की संभावना के बारे में बताते हैं। यह कुछ ऐसा था जिसे पिछली पीढ़ियों ने नहीं जाना था। हालांकि बेहतर बीमा अनुबंधों के लेन देन में ऐसा लगता है कि हमने दीर्घायु से जुड़े रहस्यों की खोज करना छोड़ दिया है। मनुष्य के जीवन काल की वर्तमान दर की व्यवस्थित ज्ञान ने इस रेंज को स्वाभाविक बना दिया है। आज हमारा समाज इन्हीं दो विचारों से घिरा है कि मृत्यु अनिवार्य और आकस्मिक है। इस दौरान संभवता से जुड़े रवैये भी बायोलॉजी एजेंडा को आकार दे रहे हैं। 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि एक पेट्री डिश पर रहस्यमयी एंटीबैक्टीरियल फंगस पैदा हो गया था जिसे वे भूल से प्रयोगशाला में ढकना भूल गए थे। इस तरह उन्होंने अनजाने में पेनिसिलिन की खोज की। वैज्ञानिक तभी से संयोग की शक्ति को निखारते आए हैं। आधुनिक चिकित्सा खोजें यही लक्षण रखती है कि फ्लेमिंग के आकस्मिक लाभ से जुड़े हालात को कई गुना किया जा सके। दवा कंपनियां मॉलिक्यूलर कंपाउंड के आकस्मिक मेलों के माध्यम से खोज करती रहती हैं ताकि कभी कोई हिट हाथ लग जाए, परंतु यह जब सब उस तरह कारगर नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। पिछली 2 सदियों के दौरान नाटकीय प्रगतियों के बावजूद हाल के दशकों में बायोटेक निवेशकों या मरीजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यूरोप का नियम और फिर मूर का नियम, इन्होंने पाया कि शोध और विकास पर प्रति बिलियन डॉलर व्यय न किए स्वीकृत दवाइयों की संख्या 1950 से हर 9 वर्ष में आधी होती जा रही थी। उन्हीं वर्षों के दौरान इतनी अधिक तकनीकी प्रगति हुई जितनी कभी नहीं हुई। इसलिए बायोटेक के लिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कभी वैसी ही प्रगति देख सकेगा। बायोटेक स्टार्टअप और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप की तुलना देखें। बायोटेक स्टार्टअप, सॉफ्टवेयर स्टार्टअप। बायोटेक स्टार्टअप आप निश्चित सोच के सबसे बड़े उदाहरण कहे जा सकते हैं। शोधकर्ता शरीर के तंत्रों के संचालन से जुड़े निश्चित सिद्धांतों में सुधार करने के बजाय केवल उन चीजों के साथ प्रयोग कर सकते हैं जो काम आ सकती हैं। जीव विज्ञानी कहते हैं कि उन्हें इस तरह काम करना पड़ता है क्योंकि जीव विज्ञान को रेखांकित करना कठिन है। उनके अनुसार आईटी स्टार्ट है और उन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि वे पूरे भरोसे के साथ हमारी बात मानते हैं। बायोटेक कठिन है क्योंकि हमने अपने शरीरों को नहीं रचा और हम उनके बारे में जितना अधिक सीख रहे हैं वे उतनी ही जटिलता के साथ सामने आ रहे हैं। परंतु आज यह सोचना संभव है कि क्या बायोलॉजी की असली परेशानी ही बायोटेक स्टार्टअप की व्यवसाय के लिए अनिश्चित पहल का बहना बन गई है। अधिकतर लोग यही उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ तो अवश्य ही कारागार होगा, परंतु उनमें से बहुत कम ही किसी ऐसी खास कंपनी के लिए समर्पित होना चाहेंगे जो सफलता के लिए अनिवार्य गहनता के साथ काम करती है। यह सब प्रोफेसरों से आरंभ होता है जिन्हें पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय अंशकालिक सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया जाता है। यहाँ तक बायोटेक स्टार्टअप में भी ऐसे ही होता है जो उनके अपने शोध से आरंभ होते हैं, फिर सभी प्रोफेसर के अनिश्चित रवैये का अनुसरण करते हैं। लिबर्टेरियंस के लिए यह दावा करना आसान है कि भारी मात्रा में नियमन के कारण बायोटेक प्रगति नहीं कर पाते और ऐसा होता है, परंतु अनिश्चित निराशावाद बायोटेक भविष्य के लिए इसमें भी बड़ा चुनौती साबित हो सकती है। क्या अनिश्चित आशावाद संभव भी है?
हमारे अनिश्चित रूप से आशावादी निर्णय हमारे लिए किस तरह का भविष्य लाएंगे। अगर अमेरिका घर बचत कर रहे होते तो वे कम से कम यह उम्मीद तो कर सकते थे कि उसे पैसे को बाद में व्यय करें, और अगर अमेरिकी व्यवसाय निवेश कर रही होती तो वे उम्मीद कर सकती थी कि निकट भविष्य में उन्हें नई संपदा का लाभ मिलेगा। परंतु यूएस परिवार में न केवल बराबर बचत हो रही है और यूएस कंपनियां नई परियोजनाओं में निवेश किए बिना ही अपनी बैलेंस शीट में नकद का अंबार लगा रही हैं, क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं है। भविष्य के अन्य 3 नजरिए काम कर सकते हैं। निश्चित आशावाद काम करता है जब आप अपने सोचे हुए भविष्य का निर्माण करते हैं। अनिश्चित आशावाद उसे बनाने से काम करते हैं, जिसका किसी नई चीज की अपेक्षा के बिना अनुकरण कर सकते हैं। अनिश्चित निराशावाद काम करते हैं क्योंकि यह अपने आप में पूरा होने वाला, अगर आप बहुत कम उम्मीदें रखने वालों में से हैं तो वे निश्चित रूप से पूरी होंगी। परंतु अनिश्चित आशावाद सहज भाव से वहनीय नहीं है। अगर कोई उसके लिए योजना ही नहीं बना रहा तो भविष्य बेहतर कैसे होगा। दरअसल आधुनिक संसार में अधिकतर लोग इस प्रश्न का उत्तर सुन चुके हैं। बिना किसी योजना के होने वाली प्रगति को ही हम विकास कहते हैं। डार्विन ने भी लिखा था कि जीवन बिना किसी मंशा के भी विकसित होता है। प्रत्येक सजीव वस्तु किसी दूसरे आगे भेजने का आकस्मिक पुनरावृत्ति है, और इनमें सबसे बेहतर पुनरावृत्ति की जीव होती है। डार्विन का सिद्धांत डेलोवाइट और डायनासोरों के मूल का वर्णन करता है, परंतु क्या इसे उन क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है जिन्हें बहुत पहले हटा दिया गया हो। जिस तरह न्यूटन की भौतिकी ब्लैक होल या बिग बैंग को प्रकट नहीं कर सकती, या स्पष्ट नहीं कि डार्विन का जैव विज्ञान यह बता सकता है या नहीं कि एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे हो, या शून्य से किसी नए व्यवसाय को जन्म कैसे दिया जाए। हालांकि हाल में वर्षों में डार्विन की उपमाएं व्यवसाय की दुनिया में भी लोकप्रिय हो रही है। पत्रकारों के बीच भी इस तरह की हेडलाइंस मशहूर हो रही हैं। यहाँ तक इंजीनियरिंग से प्रेरित सिलिकॉन वैली इस परिवर्तनशील वातावरण में ऐसे लीन स्टार्टअप बनाने की बात की जा रही है जो माहौल के अनुसार समायोजित हो सके। भावी उद्यमियों को कहा जाता है कि पहले से कुछ नहीं माना जा सकता, हमें अपने ग्राहकों की बातों से उनकी मांगों का अनुमान लगाना है, न्यूनतम साध्य उत्पाद से अधिक नहीं बनाना और अपनी सफलता पाने के तरीके को दोहराना है। परंतु अगर आप किसी उत्पाद को और न्यून बनाते हैं तो इसे आपका लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। पहले से मौजूद चीज़ों में थोड़े फेरबदल करने से आप स्थानीय अधिकतम तक तो आ सकते हैं, परंतु इससे आपको वैश्विक अधिकतम तक जाने में मदद नहीं मिलेगी। आप किसी ऐसे ऐप का बेहतर संस्करण बना सकते हैं जो लोग को उनके आईफोन की मदद से टॉयलेट पेपर ऑर्डर करने में मदद करे, परंतु किसी निर्भीक योजना के अभाव में 0 से 1 तक नहीं जा सकते। अनिश्चित आशावादियों के लिए एक कंपनी सबसे विचित्र जगहों में से होती है। यदि आप अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए कोई योजना ही नहीं बनाते तो उसके सफल होने की अपेक्षा भी क्यों करेंगे। हो सकता है कि डार्विन बाद दूसरे संदर्भों में एक अच्छा सिद्धांत हो, परंतु स्टार्टअप्स के लिए समझदारी से बनाई गई रूपरेखा ही बेहतर तरीके से कारगर होगी। रेखा की वापसी। संयोग के बजाय रूपरेखा या योजना की वरीयता देना का क्या अर्थ होगा। आज अच्छी योजना या रूपरेखा का सौंदर्य परक लक्षण माना जाने लगे हैं और आलसियों से लेकर सफल पेशावर तक बहुत ही सावधानी से अपनी बाहरी छवि को निखारते हैं। यह सच है कि हर महान उद्यमी सबसे पहले एक डिजाइनर ही होता है। जो कोई भी आई डिवाइस चलाता हो या जिसने बहुत आराम से मैकबुक चलाई हो, वह महसूस कर सकता है कि विजुअल और अनुभवजन्य संपूर्णता के प्रति स्टीव जॉब्स के जुनून का क्या नतीजा रहा है। परंतु जॉब्स से सीखे गए अधिकतर सबकों का सौंदर्य बोध से कोई लेना देना नहीं है। जॉब्स ने जो सबसे अच्छी चीज डिजाइन की है वह उनका व्यवसाय था। एप्पल ने कल्पना की और निश्चित बहुवर्षीय योजनाओं को लागू करते हुए नए उत्पाद बनाए और उन्हें पूरी प्रभावशीलता के साथ वितरित किया। जॉब्स ने 1976 में जब से एप्पल को चालू किया, उन्होंने न्यूनतम साध्य उत्पाद को भुला दिया और देखा कि संसार को केवल ग्रुप फीडबैक या दूसरे की सफलता के अनुकरण से नहीं बल्कि सावधानी पूर्वक किए गए नियोजन से बदला जा सकता है। हमारी अनिश्चित अल्पकालीन दुनिया में प्रायः दीर्घकालीन योजनाओं का मूल्य बहुत कम आंका जाता है। जब अक्टूबर 2001 में पहला आईपैड रिलीज किया गया तो औद्योगिक विश्लेषण इससे अधिक नहीं देख सके कि यह मैकिन्टोश यूजर्स के लिए एक अच्छा फीचर था जो बाकी दुनिया के लिए कोई अंतर नहीं ला सकता था। जॉब्स की योजनाएं थी कि आईपैड को पोर्टेबल पोस्ट पीसी उपकरणों की नई पीढ़ी में सबसे पहला
बनाना है, परंतु वह रहस्य अधिकतर लोगों से ओझल नहीं रहा। कंपनी के स्टॉक चार्ट को एक नज़र देख पाना जा सकता है कि इस वायवीय योजनाओं का क्या असर होगा। नियोजन की शक्ति से पता चलता है कि निजी कंपनियों का मूल्यांकन करना कितना कठिन है। जब कोई बड़ी कंपनी कोई सफल स्टार्टअप पाने का प्रयास करती है तो यह बहुत कम या बहुत अधिक प्रस्तावित करती है। संस्थापक केवल तभी बेचते हैं जब उनके पास कंपनी के लिए कोई ठोस विजन नहीं रहते। ऐसे मामले में पर्याप्त करने वाले अधिक भुगतान करते हैं। भारी योजनाओं वाले ठोस संस्थापक नहीं बेचते, जिसका अर्थ होगा कि उनका प्रस्ताव इतना अधिक नहीं होगा। जब याहू ने जुलाई 2006 में $1 बिलियन में फेसबुक खरीदने का प्रस्ताव रखा तो मुझे लगा कि हमें कम से कम इस पर विचार तो करना चाहिए, परंतु मार्क जगरबर्ग ने बोर्ड मीटिंग में आकर ऐलान किया, ठीक है दोस्तों, यह एक औपचारिकता है, 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, हम यहाँ कुछ नहीं बेचने वाले। मार्क ने देखा कि वे कंपनी को कहाँ ले जा सकते हैं, परंतु याहू ने नहीं देखा। एक अच्छी निश्चित योजना वाला व्यवसाय ऐसी दुनिया में अच्छी तरह आंका जाएगा जिसमें लोग भविष्य को आकस्मिक मानते हों। आप लॉटरी का टिकट नहीं है, हमें निश्चित भविष्य की ओर जाने वाला मार्ग खोजना ही होगा और पश्चिमी जगत को इसके लिए एक प्रकार की संस्कृति क्रांति की आवश्यकता होगी। कहाँ से आरंभ करें? दर्शन विभागों में जॉन रल्स को हटाना होगा, मैल्कम ग्लेडवेल को फुसलाना होगा कि वे अपने सिद्धांतों को बदले और पॉल स्टार्स को राजनीति से हटाना होगा, परंतु दर्शन के प्रोफेसर और दुनिया के ग्लेडवेल अपने तरीकों के साथ सुनिश्चित हैं। मुझे हमारे नेताओं के लिए कुछ नहीं कहना, भले ही आप पूरी समझदारी और हमारी मंशा रखते हो, परंतु भीड़ से भरे इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का बदलाव लाना कठिन है। एक स्टार्टअप सबसे विशालतम प्रयास हो सकता है जिस पर आप निश्चित रूप से निपुणता पा सकते हैं। आप न केवल अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में रख सकते हैं, परंतु अपनी दुनिया के छोटे और अहम से हिस्से को भी बस में कर सकते हैं। आपको सहयोग की अन्य पूर्ण निरंकुशता के इनकार के साथ इसे आरंभ करना होगा। आप कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।